उस आदमी के चेहरे के हाव भाव को भांप कर ध्रुव की आड़ लेते हुए विदुर ने अंगूठी में से ही कहा, आप जैसा सोच रहे हैं मेरी अमृत धारा बिल्कुल भी वैसी नहीं है। इस अमृत धारा के जरिए शक्ति के सितारे को बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। ये ट्रेनिंग के दौरान इंसान की घायल मांसपेशियों को बहुत ही जल्द मजबूत कर देती है, जिससे कि आप अपनी ट्रेनिंग को आगे भी जारी रख पाते हैं। इससे किसी को कोई भी नुकसान नहीं होगा। इतना सुनने के बाद उस आदमी ने शीशी को वापस मेज पर रख दिया और कहा, क्या आप थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं? उसके इतना कहते ही एक पल के लिए ध्रुव सोच में पड़ गया और विदुर से कहने लगा, आचार्य, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आदमी को अमृत धारा के बारे में कुछ पता चल गया है और अब ये हमारे खिलाफ किसी साजिश को अंजाम देने के बारे में सोच रहा हो? ये सुनकर तुरंत विदुर ने धीमी आवाज में जवाब देते हुए कहा, अरे इतना घबराओ मत, ऐसी कोई बात नहीं है, पहले उसकी पूरी बात तो सुन लो। तभी उस शख्स ने अपनी बात को पूरा करते हुए कहा, दरअसल इस दवा को परखने के लिए मुझे किसी खास आदमी को बुलाना होगा। ये सुनने के बाद अब ध्रुव को विदुर की बातों पर यकीन हुआ और उसने हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी ठीक है, आप इसे परखने के लिए जिसे चाहे बुला सकते हैं। इतना कहते हुए ध्रुव वहीं पास में रखी हुई कुर्सी पर जाकर बैठ गया। उस शख्स के कमरे से बाहर जाने के बाद भी ध्रुव और विदुर ने होशियारी से काम लिया और उस इंस्पेक्शन रूम में बिना एक दूसरे से बात करते हुए चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि दोनों अपनी पहचान को किसी के भी सामने उजागर नहीं करना चाहते थे। कुछ ही देर में वो आदमी अपने साथ एक और आदमी लेकर इंस्पेक्शन रूम में वापस आ गया। उस दूसरे आदमी ने एक हरे रंग का कपड़ा पहना था, लेकिन उसके कपड़ों पर कुछ इस तरह के निशान थे जिसे देखकर ये साफ साफ पता चल रहा था कि वो एक हकीम था। उस आदमी ने उस हकीम का परिचय देते हुए कहा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हमारी नीलामी घर के चरक गुरु हैं, जो महादक्ष रैंक हासिल कर चुके हैं, यानी शून्य, एकलव्य और दक्ष रैंक से भी आगे। साथ ही साथ ये हकीम भी हैं, इसलिए इन्हें चरक गुरु कहते हैं। चरक गुरु की पहचान जानने के बाद ध्रुव थोड़ा सा हैरान हो गया। ऐसा पहली बार था जब उसने अपनी आंखों के सामने विदुर की तरह ही किसी औषधि बनाने वाले हकीम को देखा था। चरक गुरु के चेहरे पर एक अहंकार वाली मुस्कुराहट नजर आ रही थी, एक ऐसी मुस्कुराहट जो कि अमूमन हर हकीम के चेहरे पर होती ही थी। जिस वक्त ध्रुव चरक गुरु को गौर से देख रहा था, उसी समय चरक गुरु भी ध्रुव को समझने की कोशिश में लगा हुआ था। मार्कस पर हकीम शक्तिशाली तो थे ही साथ वो तरह तरह की औषधि बनाने में माहिर हुआ करते थे, इसलिए उनकी सभी इज्जत करते थे। चरक गुरु ने ध्रुव की उस शीशी को उठाया और उसे ध्यान से देखने लगा। उसने उस शीशी के ढक्कन को खोला और उसकी खुशबू को सूंघकर कुछ समझने की कोशिश की। अगले ही पल उसने शीशी की कुछ बूंदों को एक कांच की ट्यूब में डालकर उसमें एक पाउडर मिलाया, जिससे उसका रंग बदलकर और गहरा हरा हो गया। उस अमृत धारा की सिर्फ 2 बूंदों को परखने के बाद ही चरक गुरु के चेहरे का रंग उड़ गया था। अब उसकी नजरों में ध्रुव की अहमियत बढ़ गई थी। चरक गुरु ने उस आदमी के पास जाकर उससे कहा, यह अमृत धारा बढ़िया है, इन्होंने जो भी इसके बारे में बताया सब सच है। चरक गुरु से इतना जानने के बाद उस आदमी के चेहरे पर एक राहत नजर आई। उसने गहरी सांस ली और ध्रुव के पास आकर बोला, क्या आप इस अमृत धारा की नीलामी के बारे में सोच रहे हैं? उस आदमी के इतना कहते ही ध्रुव ने बिना देर किए तुरंत जवाब दिया, हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं इसकी नीलामी के बारे में ही सोच रहा था। क्या आप इसकी नीलामी जल्द से जल्द करा सकते हैं? ध्रुव की इस उत्सुकता को देखते हुए उस आदमी ने तुरंत ध्रुव के हाथों में एक काला कार्ड थमाते हुए कहा, हाँ जरूर, क्यों नहीं, आप इस कार्ड को अपने पास रख लीजिए और उस हॉल की ओर चले जाइए। इस वक्त हॉल में नीलामी चल ही रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपकी इस अमृत धारा को भी वहां पर कोई ना कोई खरीदार जरूर मिल जाएगा। उसके इतना कहते ही ध्रुव ने हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाया और जरा भी देर ना करते हुए उस काले रंग के कार्ड को लेकर हॉल की ओर अपने कदमों को बढ़ाने लगा। ध्रुव के इंस्पेक्शन रूम से निकलने के तुरंत बाद वो आदमी चरक गुरु के पास गया और धीरे से उससे पूछने लगा, चरक गुरु, क्या सही में वो आपको कोई हकीम नजर आता है? उनकी बात पर चरक गुरु ने तुरंत जवाब दिया, हाँ,
वो सही में एक हकीम है। उसकी आवाज में जो भरोसा नजर आ रहा था, उससे मुझे साफ लग रहा है कि वो झूठ नहीं बोल रहा था। इतना कहने के बाद चरक गुरु ने कुछ सोचते हुए आगे कहा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो आखिर आया कहां से है, क्योंकि जहां तक मुझे मालूम है मेसोडोरिया शहर में ऐसा तो कोई हकीम है ही नहीं जो कि एकलव्य रैंक को हासिल करने के लिए अमृत धारा को बना सके। चरक गुरु की इस बात पर उस शख्स ने तुरंत सवाल करते हुए कहा, अगर आप कहें तो मैं उसके बारे में कुछ पता लगाने की कोशिश करूं। यह सुनकर चरक गुरु ने बिना देर किए कहा, नहीं नहीं, अभी नहीं। सभी हकीम बड़े ही अजीबोगरीब तरह के होते हैं। अगर उसे इस बात की जरा भी भनक लग गई कि कोई उसकी जासूसी कर रहा है, तो फिर वो और भी ज्यादा सतर्क हो जाएगा। फिलहाल ऐसा कोई भी कदम गलती से भी मत उठाना। इतना कहने के बाद चरक गुरु ने उस आदमी के पास आकर धीरे से कहा, तुम उसके लिए कुछ ऐसा करो जिससे कि उसे हमारी नीलामी से कोई ना कोई फायदा पहुंचे, और इसके लिए तुम्हें क्या करना है मेरे ख्याल से तुम इस बारे में अच्छे से जानते हो। उस आदमी ने एक शातिर मुस्कान के साथ कहा, जी मैं समझ गया, आपका मतलब क्या है, काम हो जाएगा। इंस्पेक्शन रूम से बाहर जाने से पहले चरक गुरु ने उस आदमी से कहा, और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, भले ही अमृत धारा लाने वाला वो शख्स हमारा अच्छा दोस्त ना बन पाए, लेकिन हमें ऐसी कोई गलती नहीं करनी है जिससे कि वो हमारा दुश्मन बन जाए, वरना नतीजा ना तुम जानते हो और ना ही मैं। उधर दूसरी तरफ नकाबपोश ध्रुव ने उस हॉल के अंदर अपना कदम रखा जहां नीलामी चल रही थी। इस बड़े से हॉल में रोशनी कम और अंधेरा ज्यादा था। हॉल के बीचों बीच लाल रंग का गाउन पहने एक लड़की खड़ी थी। उस लड़की के ठीक ऊपर रोशनी का एक गोल घेरा पड़ रहा था और पूरे हॉल में सिर्फ उस लड़की पर ही रोशनी थी। उस लड़की के वहां पर खड़े होते ही लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज रहा था। इस माहौल को देखकर ध्रुव भी हैरान रह गया। हॉल के बीचों बीच लाल गाउन में खड़ी वो लड़की किसी भी चीज की नीलामी के लिए अपनी आकर्षित कर देने वाली मीठी आवाज का इस्तेमाल कर रही थी। ये उसकी आवाज का जादू ही था जो एक साधारण सी चीज की कीमत को भी आसमान तक पहुंचा देता था। हॉल में ध्रुव ने अपनी नजरों को चारों तरफ दौड़ाया और अपने लिए ऊपर की तरफ एक खाली जगह ढूंढकर बैठ गया। इस जगह पर बैठकर ध्रुव अब उस लड़की को अच्छे से देख पा रहा था। वहां बैठने के थोड़ी देर बाद आसपास से आती आवाजों को सुनकर उसे इस बात का अंदाजा लग गया कि नीलामी में आए आधे से ज्यादा लोग सिर्फ उस लड़की को देखने के लिए ही वहां पर आए हुए थे। ये लड़की दरबार महल की हर नीलामी को संभालने वाली सायरा दरबार थी। मेसोडोरिया शहर में सायरा की खूबसूरती के चर्चे चारों तरफ फैले हुए थे। उसका गोरा रंग, पतली गर्दन और तीखे नयन नक्श से किसी की नजर नहीं हटती थी, और वो जो कुछ भी पहनती उसमें वो किसी भी अप्सरा से कम नहीं लगती थी। हॉल के बीचों बीच खड़ी सायरा को देखने के बाद ध्रुव ने हॉल में बैठे सभी लोगों की तरफ नजरें घुमाना शुरू किया। तभी उसकी नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ी जिसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो गया और उसके मुंह से निकला, बाबा यहां पर? अपने पिता अरेंद्र को वहां देखने के बाद कुछ वक्त के लिए उसकी नजरें उन पर ही ठहर गईं और उसने मन ही मन में कहा, क्या बाबा को भी इस लड़की में कोई दिलचस्पी है जो वो यहां पर आए हुए हैं? लेकिन अपने पिता को लगातार हैरानी से देखने के बाद अगले ही पल उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो उनके बारे में गलत सोच रहा था, क्योंकि अरेंद्र की नजर सायरा पर नहीं बल्कि नीलामी के लिए आने वाली किसी चीज का इंतजार कर रही थी। ध्रुव ने अपने पिता की तरफ देखते हुए अपने आप से कहा, आखिर बाबा इस नीलामी में क्या लेने आए हुए हैं? थोड़ी देर में ध्रुव की नजरें उसी मेसोडोरिया शहर के दो दूसरे दल, आमिश दल और लश्कार दल के लीडर्स पर गई। उन सभी को वहां पर देखने के बाद ध्रुव ने कुछ सोचते हुए खुद से कहा, आखिर इस हॉल में ऐसी कौन सी चीज की नीलामी होने वाली है जिसके लिए इन सभी दलों के लीडर्स को नीलामी में आना पड़ा? हो ना हो कोई खास बात तो जरूर है जो ये तीनों एक साथ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखने के बाद एक बार फिर से ध्रुव की नजर सायरा पर गई और उसने इस बार उसे देखते हुए मन ही मन में कहा, मुझे तो लगता है कि इस लड़की की खूबसूरती और आवाज का जादू ही कुछ ऐसा होगा
जिससे हर कोई इसकी ओर खिंचा चला आता होगा। नीलामी के वक्त जब बोली लगाने वाले लोगों को ये देखती होगी तो उस समय यहाँ का माहौल कुछ और ही हो जाता होगा। ध्रुव सायरा के बारे में मन ही मन ये सब कुछ सोच ही रहा था कि उसने देखा कि सायरा ने अपने दोनों हाथों को मिलाते हुए 2 बार ताली बजाई। उसका ये इशारा मिलते ही वहां रखी एक मेज पर रखे लाल रंग के कपड़े पर सफेद रंग की रोशनी पड़ी। उस लाल रंग के कपड़े के नीचे कुछ रखा हुआ था। अगले ही पल सायरा की मीठी आवाज उस हॉल में गूंजी। ये आप सभी के लिए है। आज नीलामी घर में एक अनमोल चीज नीलामी के लिए आई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ बैठे सभी लोगों को ये चीज बहुत ही दिलचस्प लगेगी और आज उसकी बोली बहुत ऊंचाई तक पहुंचेगी। सायरा के अगले ही इशारे पर एक लड़की उस मेज के पास पहुंची और उस चीज को ढके हुए लाल रंग के कपड़े को हटा दिया, जिससे सबकी नजरों के सामने ध्रुव की लाई हुई अमृत धारा की वो हरे रंग की शीशी दिखाई देने लगी। सायरा ने अपने कदमों को उस शीशी की ओर बढ़ाया और उसे अपने हाथों में उठाने के बाद हॉल में बैठे हुए हर शख्स को वो हरे रंग की अमृत धारा दिखाने लगी। हॉल में बैठे सभी लोगों की नजरें इस वक्त सायरा के हाथ में मौजूद उस अमृत धारा की शीशी पर टिकी हुई थी। सभी लोगों का ध्यान तोड़ते हुए सायरा ने अपनी मीठी आवाज में कहा, अमृत धारा। इस शीशी में आप लोगों को जो हरे रंग के पानी जैसी चीज नजर आ रही है उसे अमृत धारा कहते हैं। यह अमृत धारा एकलव्य रैंक के नीचे के लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। एकलव्य रैंक को हासिल करने के लिए जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग में ये बहुत मदद कर सकती है। अगर यहाँ बैठे लोगों में से कोई अपने बच्चों या पोते पोतियों को जल्द से जल्द एकलव्य बनते हुए देखना चाहता है तो ये उन लोगों के लिए बिल्कुल सही चीज है। सायरा के मुंह से निकलने वाले एक एक शब्द ने उस हॉल में आए हुए सभी लोगों को उसकी बातों पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। सायरा नीलामी के दौरान जैसे जैसे लोगों को अमृत धारा के बारे में बताई जा रही थी सभी उसकी बातों में खोते जा रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस अमृत धारा के बारे में जानना चाहते थे। उन्हीं में से किसी एक ने सायरा से सवाल किया, अमृत धारा तो क्या ये सही में शक्तियों के सितारे को जल्दी जल्दी बढ़ाने में मदद करती है? इस सवाल के जवाब में सायरा ने बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, बिल्कुल सही। इस अमृत धारा की जांच हमारे चरक गुरु ने की है। इसे अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें किसी को कोई भी परेशानी नहीं होगी। इस बात के लिए मैं आप सभी को भरोसा दिलाती हूँ। सायरा ने जैसे ही अमृत धारा पर भरोसा दिलाने के लिए चरक गुरु का नाम लिया, उसके बाद जिन लोगों को इस पर थोड़ा बहुत शक हो रहा था अब उन्होंने भी इस बारे में सवाल उठाने बंद कर दिए। यहाँ हर कोई जानता था कि चरक गुरु की जांच की हुई औषधि कभी भी गलत साबित नहीं हो सकती थी। यहाँ तक कि हॉल में मौजूद तीनों दलों के लीडर्स भी चरक गुरु को बहुत मानते थे। अमृत धारा के लिए इस तरह का माहौल देखकर अब कोने में बैठे हुए नकाबपोश ध्रुव ने एक गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, ऐसा लग रहा है कि आज अमृत धारा के लिए बहुत बढ़िया बोली जाने वाली है। मन ही मन खुद से इतना कहने के बाद ध्रुव का ध्यान अपने पिता अरेंद्र की ओर गया। उसने अपने पिता के चेहरे को ध्यान से देखने के बाद गौर किया कि वो शायद अमृत धारा में दिलचस्पी ले रहे थे। इधर जैसे ही सायरा ने अमृत धारा से जुड़े सभी सवालों के जवाब दिए, हॉल में से किसी की आवाज गूंजी, 8500 सोने के सिक्के। तुरंत ही किसी और ने भी अगली बोली लगाते हुए कहा, 9000 सोने के सिक्के। अमृत धारा के लिए बोली की कीमत बहुत ही जल्द बढ़ते हुए 13000 सोने के सिक्कों तक पहुंच गई। भले ही इस अमृत धारा को खरीदने के लिए शुरुआत में अरेंद्र के चेहरे पर काफी दिलचस्पी नजर आ रही थी, लेकिन इस वक्त वो सिर्फ बोलियों की कीमतों के थमने का इंतजार करते हुए दिखाई